देश में मुस्लिमों का सबसे बड़ा लीडर कौन है? मुस्लिमों की लीडरशिप किसके पास है? वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मुस्लिम लीग की दो राज्य में सरकार आ गई है। आज एक राज्य में मुस्लिम लीग के कहने पर मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हुआ। राहुल गांधी के बेस्ट फ्रेंड, राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता और उनके दोस्त केरल के सीएम बनते बनते रह गए। आज मुस्लिम लीग का वोटो ऐसा लगा वीटो यहां पर कि राहुल गांधी को पीछे हटना पड़ा। मुस्लिम लीग दक्षिण में आगे निकल गई है और उसकी नजर अब उत्तर पर है। जैसे ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की वेबसाइट खोलेंगे, सबसे पहले लाल किला नजर आएगा और उस पर लिखी लाइन, इंडिया की इस्लामिक संस्कृति ताजमहल जैसी खूबसूरत है, लाल किले जैसी मजबूत है, कुतुब मीनार जैसी ऊंची है। यह जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का झंडा है, हरे रंग पर आधा चांद और एक सितारा। यह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा है, हरे रंग पर आधा चांद और एक सितारा। दोनों झंडों में बस इतना फर्क है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के झंडे में चांद का रुख दाएं तरफ है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे में चांद का रुख बाएं तरफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में क्या कनेक्शन है, इस पर बाद में बात होगी। पहले ये जानिए कैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML इस वक्त मुस्लिम नेतृत्व का नया चेहरा बनने लगा है। अगर आपसे पूछें कि भारत में मुस्लिम आबादी का नेतृत्व कौन मुस्लिम नेता करता है, किस मुस्लिम नेता पर मुसलमानों को सबसे ज्यादा भरोसा है, तो आपके ज़हन में असदुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बदरुद्दीन अजमल, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, आजम खान, अफजल अंसारी के नाम आएंगे। लेकिन 2026 में मुस्लिम आबादी की ठेकेदारी बदल गई है। IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का चुनावी चिन्ह सीढ़ी है और चुनावों में IUML तेजी से सीढ़ी चढ़ रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इतनी पावरफुल हो गई है, केरलम का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला कांग्रेस नहीं कर पाई। IUML के विरोध के सामने राहुल गांधी को भी झुकना पड़ा। जिस नाम पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मोहर लगाई, उसी के नाम का ऐलान कांग्रेस को करना पड़ा। केरल में IUML ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 22 में जीत मिली। पिछली बार से 7 सीटों पर ज्यादा जीत मिली। स्ट्राइक रेट 85% का रहा। 63 सीट जीतने वाली कांग्रेस को अपने मुस्लिम साथी के सामने झुकना पड़ा। कांग्रेस ने IUML का इस्तेमाल मुस्लिम वोट के लिए किया था। जहां जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां वहां कांग्रेस ने जीत की गारंटी के लिए IUML को आगे रखा। मल्लपुरम मुस्लिम लीग का गढ़, कासरगोड 38% मुस्लिम, 1965 से वर्चस्व। वायनाड प्रियंका का संसदीय क्षेत्र। कोझिकोड पार्टी की मजबूत स्थिति। मालाबार, कन्नूर, पलक्कड़ निर्णायक स्थिति। वायनाड लोकसभा सीट में प्रियंका गांधी सांसद हैं। यहाँ पर 40% मुस्लिम आबादी है। यानी अगर कांग्रेस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के खिलाफ जाती तो 2029 में ये विरोध प्रियंका पर भारी साबित हो सकता था। 100 बात की एक बात, मुस्लिम वोट पहले तय करता था जीत किस पार्टी की होगी, और अब मुस्लिम वोट तय करने लगा है कि सीएम की गद्दी पर कौन बैठेगा। मुस्लिम वोट की पावर केरलम में बढ़ने लगी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरलम की सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि ऐसा मुस्लिम नेतृत्व है जिस पर मुस्लिम आबादी को सबसे ज्यादा भरोसा होने लगा है। मुस्लिम पार्टी की तुलना करें तो IUML के पास सबसे ज्यादा 24 विधायक हैं, AIMIM के पास 13 विधायक हैं, AIUDF के पास सिर्फ 2 विधायक हैं। अगर सांसदों की बात करें तो IUML के पास 3 लोकसभा सांसद हैं, AIMIM के पास सिर्फ 1 लोकसभा सांसद है, AIUDF का खाता नहीं खुला। अगर राज्यसभा की बात करें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास 2 सांसद हैं, AIMIM और AIUDF के पास कोई नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM को तेलंगाना से बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ना वो तेलंगाना में सरकार में है, ना किसी और राज्य में।
जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2 राज्यों में सरकार का हिस्सा है। केरलम और तमिलनाडु में वो सरकार का हिस्सा है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय को भी IUML के दफ्तर जाकर मुलाकात करनी पड़ती है। विजय को भी सत्ता बरकरार रखने के लिए मुस्लिम लीग का सपोर्ट चाहिए। मुस्लिम लीग की एक शर्त होती है, तमिलनाडु में बीजेपी की एंट्री ना हो सके। बहुत लोगों को लगता है मुस्लिम लीग केरलम की पार्टी है, उसकी पहुंच तमिलनाडु तक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दक्षिण से उत्तर आने की पूरी तैयारी कर रही है। इसी बंगाल चुनाव में IUML ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, चारों में हार मिली। 2024 महाराष्ट्र चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। इससे पहले यूपी में 2022 चुनाव में 1 सीट पर IUML ने चुनाव लड़ा था। 2015 में बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी मुस्लिम लीग चुनाव लड़ चुकी है। मुस्लिम लीग के पास अभी हिंदी भाषी कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसा नेता नहीं है जो दक्षिण से उत्तर में उसके विचारों को लेकर जा सके, लेकिन कल ऐसा हो भी सकता है। कभी ओवैसी भी हैदराबाद के बाहर नहीं निकल पाए थे। आज उनका मुस्लिम वोट बैंक हर चुनाव के साथ बढ़ रहा है। मुस्लिम लीग जहां पर जीतती है वहां पर उसका औसत सबसे ज्यादा होता है। 2024 लोकसभा में मुस्लिम लीग ने 3 जगह से चुनाव लड़ा, तीनों जगह पर जीत मिली। तीनों जगह पर औसतन उसके उम्मीदवारों को 53% वोट मिला। मुस्लिम लीग जहां जीत नहीं पाई है वहां पर मुस्लिम वोट की ठेकेदारी दूसरी पार्टियों के पास थी, जहां पर अब भगवा नीति लागू हो गई है। बंगाल हो या फिर असम, दोनों राज्यों में मुस्लिम वोटर सरकार चुनते थे। किसको जिताना है, किसको हराना है, यह मुस्लिम मोहल्लों में तय होता था। हिंदुस्तान में आप प्रो मुस्लिम होकर चुनाव जरूर जीत सकते हैं, लेकिन एंटी हिंदू होकर कभी सत्ता में नहीं पहुंच सकते। प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू के बीच एक बारीक सी लाइन होती है, और इस लाइन को ममता ने क्रॉस कर दिया था। बंगाल ने इसका अंजाम भी दिखा दिया। ममता को लगा था मुस्लिम वोट उनके साथ है, तो फिर कौन टीएमसी को हरा सकता है। लेकिन बंगाल में टीएमसी हारी भी, और अब वो नारे लग रहे हैं जिसकी कल्पना दीदी ने कभी नहीं की थी। बंगाल का रिवाज बदल गया है, भगवा खिल गया है, बुलडोजर भी स्टार्ट हो गया है। मुस्लिम मोहल्लों में अवैध पर वैध पंजा चलना शुरू हो गया है। कोलकाता में अवैध फैक्ट्री में लगी आग से 2 लोगों की जान चली गई थी, जिस पर शुभेंदु सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन दीदी को इसमें भी हिंदू मुस्लिम नजर आने लगा। कौन सा बुलडोजर चल रहा है, कहां बुलडोजर चल रहा है? भूल गए ममता बनर्जी? जेसीपी से कितना मकान बीजेपी कार्यकर्ता को तोड़ा गया, किसी को तो नहीं बख्शा। सारे विपक्ष, सारे का मकान तोड़ा तृणमूल कांग्रेस ने। आज ये सब अतीत है, हम लोग भूलना चाहते हैं। इस संस्कृति से राज्य का निकलना चाहते हैं। अभी निवेश का बात करिए, अभी युवाओं को काम देने का बात करिए, किसानों को बात करिए, जो आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है उसका बात करिए। कलकत्ता हाई कोर्ट में दीदी काला कोट पहनकर वकील के लिबास में नजर आई। हाई कोर्ट में चुनाव बाद हिंसा से जुड़ी एक PIL पर सुनवाई चल रही है। बंगाल में मुस्लिम लीग तो अब तक जीती नहीं थी, लेकिन मुस्लिम वोट की ताकत बहुत थी। मुस्लिम यहाँ खुद को किंग मेकर समझते थे, लेकिन अब सत्ता के आसपास भी नहीं है। हालांकि बाबरी मस्जिद पर अब भी हुमायूं कबीर झुकने को तैयार नहीं है। हुमायूं कबीर ने रेजी नगर सीट छोड़ने का फैसला किया है। वो नाओदा सीट से विधायक बने रहेंगे। रेजी नगर वो सीट है जहां हुमायूं कबीर बाबरी बना रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि अब रेजी नगर से उनका बेटा चुनाव लड़ेगा और बाबरी बन कर रहेगी। बाबरी मस्जिद का तो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, काम चल रहा है। 2 साल के अंदर ये पूरा कंप्लीट करेगी। और जितने बाबरी मस्जिद को खिलाफ बोलेगी उनका पार्टी तितना बढ़ जाएगी। तो बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोल के तो 207 में पहुंच गया।
तो बोलने दीजिए ना, जितना बोलेंगे मैं आराम से बोलने दीजिए। राजनीति में वो करियर शेष हो गया। अधीर चौधरी और ममता बनर्जी दोनों का रिटायर का टाइम हो गया। रिटायरमेंट करके अपना घर में कोई तो काम करने के लिए बहुत अच्छा हो। बंगाल में मुस्लिम वोट के लिए दावेदारी कांग्रेस ने भी तेज कर दी है। बंगाल में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, दोनों मुस्लिम विधायक हैं। बंगाल के दोनों मुस्लिम कांग्रेसी विधायक दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने आए। राहुल गांधी ने मुस्लिम विधायक को बंगाल में कांग्रेस को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। बंगाल आगे के लिए बहुत अच्छा होगा, ये साहब से बात हुआ। और बंगाल में जो तृणमूल है वो ऑलमोस्ट शेष हो जाएगा। वो 80% कांग्रेस में आएगा, बाकी इधर उधर जाएगा, हम लोग का उम्मीद है। राहुल गांधी बताया वहाँ हम लोग का मतलब ये बढ़ाना है, पार्टी बढ़ाना, कांग्रेस को बढ़ाना है। टीएमसी के साथ या टीएमसी से अलग? नहीं, अलग, और किसी से साथ नहीं रहेगा, अभी अलग से बढ़ेगा। कांग्रेस खुद को खड़ी करेगी। हाँ, बढ़ेगा। बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी के मुस्लिम वोट नजर आ रहे हैं। असम में भी कांग्रेस मुस्लिम वोटों के भरोसे रह गई है। असम में भी मुस्लिम लीग वाली सोच थी, मुस्लिम वोट से सरकार चुनो और अपने नियम के मुताबिक राज्य चलाओ। कांग्रेस ने असम में प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू वाली लाइन क्रॉस कर दी। नतीजा, असम में ना कांग्रेस की वापसी भविष्य में दिख रही है और ना अब मुस्लिम के मुताबिक सरकार चलने वाली है। हिमंता कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी लागू करने का फैसला लिया गया। इसके लिए 25 मई को असम विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और 26 मई को यूसीसी बिल को पेश किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, इसमें हमारे कमिटमेंट था कि हम असम में यूसीसी को लागू करेगा। तो पहला कैबिनेट ने ही सरकार ने निर्णय लिया कि हम अगले 25 मई जब हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, 25 मई हम लोग यूसीसी सदन का सामने लाने का काम करूंगा। एक हिसाब से बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक बड़ा प्रॉमिस हमने आज पूरा करने का काम किया। हिमंता कैबिनेट ने यूसीसी बिल के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक के नियम सबके लिए एक जैसे होंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इस कानून से असम की आदिवासी और जनजातियों को बाहर रखा गया है। यूसीसी के पक्ष में असम है, तभी बीजेपी को वोट भी दिया, लेकिन यहां भी कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट नजर आ रहा है। भाजपा इक्वालिटी में विश्वास नहीं करती, तो भाजपा समाज में जो बंटवारे और विभाजन की राजनीति करती है, उस नजरिए से एक प्रकार का संविधान में उल्लेखित यूसीसी का दुरुपयोग करना चाहती है। और जहां जहां उन्होंने यूसीसी की बात की है, शुरुआत में तो वो कहते हैं कि जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखेंगे, लेकिन वास्तविक में ये मंशा उनकी नहीं है। यूसीसी ऐसा कानून है जिसको विपक्ष एंटी मुस्लिम बताता है। इस कानून का डर दिखाकर मुस्लिम पार्टी और कांग्रेस वोट मांगती थी, लेकिन ये कानून अब लागू होने लगा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, गोवा में कानून लागू है, गुजरात में विधानसभा से पास हो गया है, असम में कानून पेश होगा, बंगाल में 6 महीने में लाने का वादा है। यूसीसी ऐसा मुद्दा है जिसको ओवैसी से लेकर मुस्लिम लीग हर कोई भुनाना चाहता है। ओवैसी भी इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। मुस्लिम लीग भी यूसीसी की जमकर खिलाफत करती है। नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों के बीच ओवैसी का कद लगातार बढ़ रहा है। साउथ इंडिया में मुस्लिम लीग का वर्चस्व मुस्लिमों के बीच बढ़ रहा है। एक बार के लिए जरा सोचिए, अगर ओवैसी और मुस्लिम लीग साथ आ जाए तो क्या होगा। मुस्लिम लीग को उत्तर में साथी चाहिए, ओवैसी को दक्षिण में मजबूत साझेदार चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो भारत की राजनीति 180 डिग्री बदल जाएगी।